हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे थे, तो इसमें हमने जो है एनसीईआरटी के 9th क्लास के जो आपके 3 चैप्टर आपके कवर कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज चौथा दिन है। आज जो है हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने जो पिछले 3 चैप्टर करे होंगे हमने, वो आपने देख लिए होंगे अच्छी तरह से और आपको वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जहाँ पे डाउट लगता है वहाँ पे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा चैप्टर है वो होने वाला है आपका परमाणु की संरचना। तो लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था आपका परमाणु और अणु पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उस चैप्टर को प्लेलिस्ट से जाके देख लो, उसके बाद इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, तो उसमें जो कि हमने बहुत सारे जो कि परमाणु के बारे में पढ़ा था, अणु के बारे में पढ़ा था, आयन वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सी बेसिक चीज़ें उसमें पढ़ी थी। तो उससे आगे ये एक स्टेप आगे ये चैप्टर आता है आपका परमाणु की संरचना। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जो प्यार दे रहे हो मुझे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। तो आगे आता है आपका परमाणु की संरचना। तो देखो दोस्तों, जो परमाणु होता है आपका, उसकी आज हम संरचना पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो आता है पहला कैनोल किरणों को गोल्डस्टीन ने खोजा था। उसके बाद प्रोटॉन पे चलेंगे, फिर चैडविक द्वारा खोजा गया था। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चलेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन हो गया। कैथोड किरणों से थॉमसन ने खोजा था। उसके बाद आगे चलता है आपका परमाणु मॉडल पे, जो कि आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का था। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल था। इस प्रकार से ये पॉइंट चलता है। उसके बाद पढ़ेंगे विभिन्न कक्षाओं में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2n² जो आपका बोरबरी नियम कहलाता है। उसके बाद संयोजक कक्षा होगी। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। उसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो ये सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो आगे देखिए, आगे जो आपका ये आगे आपका विषय सामग्री। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से हम इनको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पहले चलते हैं आपका जॉन डाल्टन ने परमाणु को जो है अविभाज्य इकाई माना था। यानी जॉन डाल्टन थे, जो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो आपका अविभाज्य है, यानी उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार जो है परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। उनका यह तथ्य जो है 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। ठीक है, तो असल में जो वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु के आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो अनावेशित कण थे न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो इन कणों को उपपरमाणुविक कण कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गए, इनको जो है आपका उपपरमाणुविक कण कहा जाता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जो आपके जे टॉमसन थे उन्होंने करी थी। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका टॉमसन ने जो है कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया था। तो जो आपके टॉमसन थे, उन्होंने जो कैथोड किरणों की खोज की थी, तो उन्होंने इसी के दौरान वहाँ पे परमाणु की जो है उपस्थिति के बारे में उसमें बताया था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यार, जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आवेश का मात्रक जो है आपका, ये आपका कूलाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी आपका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। अगला आता है जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतना आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आगे प्रोटॉन। तो देखिए, जो प्रोटॉन था आपका, उसकी खोज जो है एनोड किरणों या कैनाल किरणें के द्वारा करी गई थी। तो जो गोल्डस्टीन थे, उनके द्वारा जो है प्रसिद्ध एनोड किरणों या कैनाल किरणों का प्रयोग जो है परमाणु पर धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो जो परमाणु होता है आपका, उस पर क्या क्या होते हैं, जो है परमाणु का पूरा भार आपका सेंटर में होता है। ठीक है, यानी परमाणु का पूरा भार आपका जो द्रव्यमान होता है वो सेंटर में होता है। आपके सेंटर में यहाँ पे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और ये बाहर कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है, क्योंकि आप लोग साइंस साइड से हो, 9th 10th 11th 12th आपने साइंस से करा है, तो इसलिए आपको इतना ज्ञान तो होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहरी कक्षाओं में होते हैं और सेंटर में आपका
प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो जो है आपका प्रोटॉन का भार ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन की तुलना में, ठीक है। प्रोटॉन का भार अधिक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का भार उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग एक बराबर के आसपास हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार उससे कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेस होता है इससे, इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका प्रोटॉन के कुछ तथ्य। तो देखिए यार, जो प्रोटॉन के तथ्य हैं वो आपके आगे जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो आपका 1.6 इंटू 16⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे आता है आपका, तो देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपका, वो होता है आपका 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इतना यहाँ पर इसका, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन आवेश की बात करें तो आवेश तो उतना ही होता है 1.6 इंटू 16⁻19 कूलम, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर द्रव्यमान की बात करें 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इतना यहाँ पे इस पे प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना, यानी बहुत ज़्यादा है। किसी भी अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है तो अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 होगा तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1840 होगा। तो इस प्रकार से ये इतना गुना अधिक है। आगे आते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो आपके जेम्स चैडविक ने करी थी। तो जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, इन्होंने अल्फा कणों की भिड़ंत करवाई थी, ठीक है। अल्फा कणों की जो बमबारी करवाई थी उन्होंने, इसके कारण एक नए नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे, उसकी उत्पत्ति हुई। यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका नाम से ही न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल हो गया ये, ठीक है। इसका आप याद रखने का ये आसान तरीका है। न्यूट्रॉन हो गया आपका न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं होगा, ना ही धनावेश होगा ना ही निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन था वो आपका आवेश रहित था, जिसका द्रव्यमान क्या था, लेकिन उसका जो द्रव्यमान अलग चीज़ है और आपका जो है आवेश अलग चीज़ है, ठीक है। तो द्रव्यमान आपका प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपका सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इनसे आपका कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनसे कम होता है। और आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पे तो धन आवेश है, लेकिन न्यूट्रॉन पे आपका कोई आवेश नहीं है, ना ही धन आवेश है ना ही ऋण, यानी कोई आवेश नहीं है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर ऋण आवेश होता है। अगला आता है आपका, और उन्होंने इन कणों को जो है न्यूट्रॉन नाम दिया था। उसके बाद न्यूट्रॉन को हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं आते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं होते हैं, ये भी यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो आपका जो है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, यानी P+N जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा वही आपका परमाणु का द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। आगे आता है परमाणु मॉडल। तो देखिए यार, उप परमाणुविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए थे। उसमें से जो कुछ विशेष मॉडल थे वो थे आपका, एक तो हो गया थॉमसन का, ठीक है, दूसरा आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इनको भी आपका अगर माना जाए तो इनको आपका प्रोटॉन का खोजकर्ता अगर ऑप्शन में आ जाता है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और थॉमसन का हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपके चैडविक थे उनका आ गया आपका न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से ये 3 परमाणु मॉडल दिए गए थे। अब देखते हैं इनको। तो देखिए इन दिनों क्वांटम परमाणु मॉडल जो है वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है वह, और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है। यानी जो आपका सही मॉडल माना जाता है वो आपका थॉमसन का ही परमाणु मॉडल माना जाता है। यह मॉडल उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। जैसे आप 11th 12th में आपने पढ़ा होगा
तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो देखिए जो थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल का कटा हुआ तरबूज मॉडल कहते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन बन जाता है कि कटा हुआ तरबूज मॉडल किसे कहते हैं, तो ये आ जाएगा आपका थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे कटा हुआ तरबूज मॉडल भी कहते हैं। फिर आगे आता है थॉमसन ने इस मॉडल में जो है परमाणु के धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कि थॉमसन ने जो कहा था कि जो ये गोला है आपका, ये आपका धनावेशित गोला हो गया, और जो इनके बीच में ये बीज हैं इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। यानी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं और धनावेशित ये वाला पार्ट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस मॉडल में जो है परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझा, उन्होंने इसे नकार दिया। तो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस मॉडल को मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपना नया मॉडल बनाया, जैसे रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल निकाला था, उन्होंने अपने प्रयोग में तेज चल रहे अल्फा, जो कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के होते हैं, ठीक है। हीलियम नाभिक का जो ये वाला कण था, उन्होंने सोने की पन्नी से इसकी जो है बमबारी करवाई थी, यानी टकराई थी। तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग में परिणाम निकले थे, उन्होंने जो अल्फा कणों की बमबारी जो है सोने की पन्नी से की थी, ठीक है। जो गोल्ड की पन्नी होती है उससे यहाँ पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी। तो उन्होंने इस मॉडल में जो पाया था, उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा कण जो है बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तो जो अल्फा कण थे आपके, वो सोने की पन्नी के सीधे पार हो गए, ठीक है। तो अल्फा कण यहाँ पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कणों में निम्न कोणों से मुड़े, यानी ये अगर आपकी सोने की पन्नी है, ये आपके अल्फा कण अगर यहाँ से जाते हैं, कुछ तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ क्या हुई, हल्के कोणों से मुड़ गए, यानी निम्न कोणों से यहाँ पे मुड़ गए, ठीक है, कम कोणों से। और प्रत्येक 12,000 जो है कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी ये बहुत कम संख्या है, जो कि 12,000 कण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर से अगर एक भी वापस आ गया, यानी एक कण वापस आ गया आपका, लेकिन आधे से ज़्यादा तो निकल गए, और कुछ आपके जो है निम्न कोण पर मुड़ गए, यानी बहुत कम कोणों पर मुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोण देखेंगे, बहुत कम का कोण बनता है, और एक कण जो है 12,000 में से ही वापस आ पाया। अगला आता है आपका, देखिए अपने परमाणु नियमों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले थे, उन्होंने कहा था कि परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली होता है। तो रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला, ये अगर परमाणु है तो इसके भीतर जो अधिकतम भाग होगा वो आपका खाली रहता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो हैं आपके बिना मुड़े ही सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि परमाणु के जो अंदर होता है वो अधिकतर भाग आपका खाली होता है। ये आपके रदरफोर्ड ने कहा था। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक कण वापिस आ गया, ठीक है। तो परमाणु के अंदर एक धनावेशित कण होता है, जो कि जिसे क्या कहा गया, जिसे आपका अल्फा कण वापस आ गया, ठीक है। तो उसको क्या कहा उसने नाभिक कहा था। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कण झुकाव देखने को मिला, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज़्यादा भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटा से भाग में मौजूद है। तो यानी आपका ये परमाणु है अगर, तो यहाँ पे आपका नाभिक हो गया, ठीक है। तो नाभिक जो है ये आपका बहुत छोटा भाग है, यानी ये आपका जैसे ये हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि आधे से ज़्यादा भाग परमाणु का जो है वो खाली होता है। तो जो नाभिक का आयतन होता है वो आपका परमाणु के आयतन के 10⁻⁵ गुणा के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो जो नाभिक का आयतन होगा वो आपका 10⁻⁵ इंटू परमाणु का आयतन, यानी जो नाभिक का आयतन होगा आपका वो परमाणु के आयतन के 10⁻⁵ के बराबर होगा। ये भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। तो देखिए आगे आता है आपका कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर होता है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है, ये अगर परमाणु है तो इसका पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक पे होता है। अगला पॉइंट आता है कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो उसने जो है अपने प्रयोग के आधार पर ही यह
परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी विशेषताएं इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। तो उन्होंने कहा था जो परमाणु है इसका केंद्र आपका धनावेशित हो गया, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये आपका काफ़ी की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ओर वलयाकार मार्ग में चलते हैं, ठीक है। तो वलयाकार ऐसा होता है आपका। तो ये नाभिक हो गया, तो नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या इस प्रकार से चलते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो जो नाभिक का आकार हो गया यहाँ पे, ये परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ये आपका नाभिक मान लो इसको, और इसको पूरे को परमाणु मान लो। तो जो नाभिक का आकार है वो परमाणु की तुलना में जो है आपका काफ़ी छोटा है, यानी काफ़ी कम होता है। अगला आता है, अब देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, कि नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ से एक कमी यहाँ से निकाली जा सकती है। दूसरी कमी जो आपकी थी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि जिसे रदरफोर्ड ने समझा नहीं पाया, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो बेहतरीन ढंग से उसको डिस्कस नहीं कर पाया कि रियल में होना क्या चाहिए। तो उसने कहा था कि ये वलयाकार मार्ग में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो वलयाकार मार्ग में चलेंगे यहाँ पे, तो अगर वो चलते रहेंगे ऐसे तो इनकी ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएंगे, अगर ये माइनस से अगर यहाँ पे वलयाकार मार्ग में चलते हुए यहाँ नाभिक में आता है तो इसकी ऊर्जा तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है धनावेश है। नाभिक में अगर आपका यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ से माइनस अगर अंदर आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो यानी इस परमाणु का जो है बाहर वो तो कुछ नहीं रहेगा, द्रव्यमान कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है, आवेश कुछ नहीं रहेगा इस पर। अगला आता है बोर का परमाणु मॉडल, ये आपका तीसरा परमाणु मॉडल है। तो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी था उसका निवारण आपके बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। तो बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल निकाला, तो उसने कहा कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया। तो नील्स बोर जो आपके थे वैज्ञानिक थे महान, उन्होंने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1912 में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। तो उन्होंने जो पाया उसमें देखते हैं। पहला आता है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। तो उन्होंने जो बोर का परमाणु मॉडल था इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो उनकी एक निश्चित कक्षा होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये कक्षा होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो इनकी अपनी ही कक्षा होगी, जो कि अपनी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएंगे, यानी वो वलयाकार मार्ग से अपने केंद्र की ओर नहीं आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अगर ये अपनी कक्षा में घूमेंगे तो ये अपनी ऊर्जा को यानी ह्रास नहीं होगी इनकी ऊर्जा, ठीक है, इनकी ऊर्जा जो है लूज नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बोर ने बताया था। तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी की पॉइंट मान सकते हैं इसको। तो जो बोर ने बताया था, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये आपका परमाणु है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे आपके 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो है ह्रास तभी होगा, यानी ऊर्जा तभी विखंडित होगी जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा से बाहर चले जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी कक्षा से इस कक्षा में चले जाता है, दूसरी कक्षा में चले जाता है, तो इस प्रकार ही ऊर्जा का जो है स्थानांतरण, ऊर्जा में बदलाव होगा, यानी उसकी ऊर्जा कम ज़्यादा इसी प्रकार से हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पे बोर का जो परमाणु मॉडल है, यहाँ पे उन्होंने ये नाभिक को दर्शाया है और ये आपकी इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो पहली कक्षा हो गई है, ये दूसरी कक्षा होगी, ये तीसरी कक्षा होगी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, अगर इलेक्ट्रॉन ये देखिए दूसरी कक्षा से अगर तीसरी कक्षा में जाता है तो तभी ऊर्जा का जो है अवशोषण होगा, यानी ऊर्जा का ह्रास होगा या कमी जो भी होगा, तो तभी होगा जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा पाएगा, ठीक है। और ऊर्जा का विकिरण तब होगा जब ये
ऊर्जा इसमें तभी आएगी जब ये अपनी कक्षा से ऊपर की कक्षा में जा पाएगा। तो इस प्रकार से जो है नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल उपलब्ध किया था, यानी अपना परमाणु मॉडल दिया था। आगे चलते हैं परमाणु संख्या। तो देखिए यार, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो कि आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि जो परमाणु संख्या होगी प्रोटॉन की, परमाणु संख्या अगर किसी भी परमाणु की जो है परमाणु संख्या वह कहलाएगी जितने उसमें प्रोटॉन उपलब्ध होंगे। तो जितने प्रोटॉन होंगे इसका मतलब वही उसकी परमाणु संख्या होगी। दूसरा पॉइंट है परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की अगर परमाणु संख्या है तो वो उसका क्या है, परिचय है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु का के स्वरूप को बदल सकता है, यानी इसमें बदलाव जो है किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल सकता है। तो इसमें बदलाव आपका किसी भी परमाणु का जो स्वरूप होगा तभी बदल सकता है। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट आता है आपका कि जो परमाणु संख्या होती है उसको आपका जेड से दिखाया जाता है। यानी जेड की अगर बात करें तो NP यानी प्रोटॉन। तो जो जेड होगा आपका परमाणु संख्या होगी वो आपके प्रोटॉन के बराबर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जेड इक्वल टू NP। अगर यहाँ ऐसा फॉर्मूला रहता है तो आपको समझ आना है ये आपका जो है परमाणु संख्या की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला आता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होगी, ठीक है, वो आपकी जैसे ये परमाणु है तो परमाणु का ये नाभिक है। तो नाभिक में मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नाभिक में, और कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, उनका जो आपका जोड़ होगा यानी उनका जो योग होगा उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से।
तो द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आपका द्रव्यमान संख्या होगा उसको ए से प्रदर्शित करेंगे, ए पी प्लस ए एन, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एन पी प्लस एन एन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका जो है परमाणु का प्रस्तुतिकरण। तो परमाणु का प्रस्तुतिकरण जो है आपका, ये यहाँ पे एलिमेंट है आपका, ठीक है, तत्व का प्रतीक है। जैसे कोई भी तत्व है आपका, हाइड्रोजन है या कुछ भी है, तो जो द्रव्यमान संख्या होगी उसको यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अगर आपकी 8 है और परमाणु संख्या आपकी, ठीक है, परमाणु संख्या भी 8 है, तो ये आपका 16 आ जाएगा, यानी जो आपका तत्व का प्रतीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम अगर है तो एल्यूमिनियम का जो है आपका 13 यहाँ पे नंबर आता है, ठीक है, और यहाँ पे 26 इसकी जो है द्रव्यमान संख्या होती है और 13 इसकी परमाणु संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो इसका जो पूरा द्रव्यमान होगा तो वो आपका 13 प्लस 13 यानी 26 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो आपका द्रव्यमान संख्या होगी आपकी, वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सेशन था लेकिन आप काफ़ी दमदार सेशन था, ठीक है। तो अगर आप भी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में बन सकते हैं अंत तक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चौथा चैप्टर आज ख़त्म होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था लेकिन काफ़ी यहाँ पे ज्ञान की बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिली, और इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन वो आपके बनने को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करते हो 2-3 बार। यार आपको कम से कम तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने किस प्रकार से ये टॉपिक कवर किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो आपको नोट कर लेने हैं। तो यह जो हम आपको NCERT करा रहे हैं, ठीक है, क्लास 9th और 10th की, तो इसी से आपका यार लगभग आपका 95% पेपर यहीं से बनेगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन निकाला था UKSSC ने वो कहा था कि आपका जो है 9th और 10th की NCERT से ही पूछा जाएगा। तो हमने NCERT ही हम अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम जल्दी से जल्दी इन सारी जो है 9th और 10th की जो है NCERT जल्दी से जल्दी जो है पूरे जून 30 तक हम इसको कवर करने की सोचेंगे, यानी जून 30 तक हम इसको कवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आप बने रहेंगे सेशन में। और अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारी क्लासें चल रही हैं, उसके लिए भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में।